हाय स्टूडेंट, हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हम केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर है। ठीक है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं इस चैप्टर का नाम है। तो इस पार्टिकुलर पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग जानते हो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान जो होता है वो क्या होता है कि मटेरियल के कंपोजिशन का स्टडी किया जाता है। किसके? मटेरियल के कंपोजिशन। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है मटेरियल कंपोजिशन। कंपोजिशन को हिंदी में संगठन बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ये संगठन क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे संगठन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल क्या है बच्चे? पदार्थ है। ठीक है, अगर जल पदार्थ है तो जल किन किन कणों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो जल बना है H2 प्लस O2 से मिलकर बना है। तो H2 क्या है बच्चे? यहाँ पे H2 जो है वो हाइड्रोजन का अणु है। O2 क्या है? वो ऑक्सीजन का अणु है। और अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पदार्थ क्या होता है बच्चे? पदार्थ, यहाँ से मैं कोई पदार्थ लिखते हैं। पदार्थ, ये इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? देखो, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, वो स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं या मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की बेसिक सी परिभाषा क्या है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और प्लस क्या होगा उसमें? मास होगा। मतलब कि उसमें वॉल्यूम होगा प्लस मास होगा। ऐसे भी चीज़ों को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें मैं लिख रहा हूँ, एक कागज़ एक पदार्थ है, एक पेन एक पदार्थ है, जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी पदार्थ है। ठीक है, हवा वो भी पदार्थ है, धुआं वो भी पदार्थ है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, टेबल, कुर्सी, जितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें भार पाया जाता है, मतलब जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है। जैसे पानी फैल जाता है, स्थान घेरता है। जैसे गैस भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। जैसे कैसे मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपका सिलेंडर खाली रहता है तो हल्का रहता है, जैसे उसमें गैस भरी जाती है क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। इसका मतलब गैस में भी भार पाया जाता है। तो गैस भी क्या है बच्चे? पदार्थ है। गैस भी क्या है? पदार्थ है। तो हम केमिस्ट्री में इन्हीं पदार्थों को पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इन्हीं पदार्थों को पढ़ते हैं कि एक्चुअली पदार्थ है क्या, पदार्थ कहाँ से अस्तित्व में आया, उसकी संरचना क्या है। ठीक है, और पदार्थ के संगठन को पढ़ते हैं कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा देखने के बाद हम पदार्थ को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम मेन डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है?
पदार्थ जो है बच्चे वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। कैसे? पहला पॉइंट है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, या भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा क्या बच्चे? दूसरा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब कि रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब कि रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग चलते हैं? फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल या भौतिक क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थ को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से बच्चे? ठीक है, कौन कौन से? पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड पदार्थ क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट, ठीक है। पदार्थ कैसा हो सकता है? द्रव हो सकता है। फिर उसके बाद गैसियस स्टेट, पदार्थ क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। मतलब पदार्थ ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, ठीक है। और आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ से आई बच्चे? फिजिकल चेंजेस से आई है। फिजिकल चेंज से आई है, चेंजेस या फिजिकल भौतिक परिवर्तन से आई है। भौतिक परिवर्तन से आई है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें किसी भी पदार्थ का संगठन नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? संगठन नहीं बदलता। संगठन नहीं बदलता मतलब भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन नहीं बदलेगा। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये जो ठोस, द्रव, गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उनके आधार पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे एंड फिजिकल चेंजेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे ठोस अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था, ठीक है। सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था क्या होता है बच्चे? सॉलिड स्टेट क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है? सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट की परिभाषा होती है अ सॉलिड हैज़ अ definite shape, has a definite shape and definite value, ठीक है। अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यू मतलब ठोस जो होता है बच्चे, ठोस जो होता है, ठोस जो होता है उसके पास ठोस के पास निश्चित
निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। आयतन होता है मतलब ठोस जो होता है उसके पास निश्चित आकार, देखो आकार मतलब शेप, निश्चित डेफिनेट शेप, निश्चित आकार और निश्चित आयतन मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे मानो कि मैं एक पेन, यहाँ पे पेन रख दूँ तो पेन का देखो जो आकार है वो बदलेगा नहीं, चाहे मैं यहाँ पे रख दूँ, वहाँ पे रख दूँ, चाहे जहाँ पे रख दूँ, पेन का आकार नहीं बदलेगा क्योंकि पेन क्या है बच्चे? ठोस है। ठीक है, ठोस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, टेबल हो गया, कॉपर की रॉड हो गई, सॉल्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें ठोस होती हैं। ठीक है, तो ठोस में जो आकार होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो इतनी डिटेल्स में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग ठोस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठोस जो होता है उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उनको किसी भी बर्तन में रखा जाए वो अपना आकार रिटेन करती है। वो अपना आकार क्या करती है बच्चे? रिटेन करती है। जैसे आप किसी गिलास में सॉल्ट को डाल दो, मतलब कि जो इस टाइप का सॉल्ट होगा, इस टाइप का, उस सॉल्ट को जब आप किसी गिलास में डालोगे तो इसका शेप नहीं चेंज होगा ठोस का। ठीक है, गिलास में ऐसे डाल दो तो ये ठोस उसी शेप में ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे उसका शेप चेंज नहीं होगा। बट या फिर आप इसको ऐसे इस तरीके से किसी थाली में डाल दो तो भी यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका शेप ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, मतलब ये शेप चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ठोस है। ठोस का आकार और आयतन कभी भी निश्चित, हमेशा निश्चित होता है, वो कभी भी बदलता नहीं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट या इसको क्या बोलेंगे बच्चे? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लिक्विड स्टेट क्या होती है? देखो, अ लिक्विड स्टेट, a liquid state has a definite volume, has a definite volume, has a definite volume but not definite shape, but not definite shape। मतलब बच्चे देखो, जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो क्या होता है? डेफिनिट होता है। मतलब आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। लिक्विड स्टेट हैज़ अ डेफिनेट शेप। डेफिनेट का मतलब निश्चित आयतन होगा, बट लेकिन उसका जो आकार होगा वो नॉट डेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित शेप होगा, अनिश्चित आकार होगा। समझ में आया? मतलब जो लिक्विड है उसका तो आयतन तो निश्चित होगा लेकिन उसका आकार अनिश्चित होगा। अनिश्चित आकार का वो होगा कोई भी द्रव होगा। जैसे मान लीजिए जल, एग्जाम्पल में ले लेते हैं जल। ठीक है, जल को बच्चे जब आप गिलास में रखते हो, ठीक है, जल को जब आप गिलास में रखते हो तो जल जो होगा इस गिलास का शेप ले लेगा। किसका शेप ले लेगा? गिलास का। लेकिन अगर मान ली इसमें तुमने 100 ml जल लिया है तो ये गिलास में 100 ml ही जल रहेगा, लेकिन आकार इसको इस टाइप का आकार बनेगा, गिलास के टाइप का आकार बनेगा। मान लीजिए इसी गिलास का पानी आप इस थाली में, ठीक है, इस थाली में या प्लेट में उड़ेल लो। ठीक है, तो जो ये पानी है, ये जो जल है, ये जल इस थाली का शेप ले लेगा, इस थाली का शेप ले लेगा, लेकिन इसमें भी 100 ml ही पानी रहेगा। अगर पूरा पानी इसमें डाल दोगे तो देखो आयतन, आयतन यहाँ पे कितना है बच्चे? 100 ml। ठीक है, यहाँ पे आयतन कितना है? यहाँ पे भी था, देखो गिलास में आयतन 100 ml है, थाली में भी आयतन कितना है? V बराबर 100 ml। लेकिन शेप देखो यहाँ पे शेप कैसा था?
गिलास के शेप का पानी था, यहाँ पानी का शेप कैसा हो गया, थाली के शेप का पानी हो गया। अब इसी थाली के पानी को मान लो तुमने कोई टब में, इस प्रकार के एक टब है या फिर कंटेनर कोई है, इसमें उड़ेल दिया, इसमें उड़ेल दिया। जैसे इसमें उड़ेला पानी को, तो पानी का शेप ऐसे हो जाएगा बच्चे, पानी का शेप इस कंटेनर के शेप का हो जाएगा। पानी का शेप कैसा हो जाएगा, इस कंटेनर के शेप का हो जाएगा, कंटेनर के आकार का हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कितना पानी रहेगा, 100 ml, मतलब यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी होगी, 100 ml। मतलब देखो यहाँ पर भी पानी का आयतन 100 ml, थाली में भी पानी का ml 100 ml, और कंटेनर में पानी का ml, पानी का आयतन 100 ml, लेकिन आकार सब में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यही कारण है कि जो लिक्विड स्टेट में होती है या जो लिक्विड होता है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। समझ में आया? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या पढ़े, सॉलिड पढ़े एंड लिक्विड पढ़े, जिसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉलिड एंड लिक्विड क्या होता है, उनको भौतिक आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैस स्टेट, या इसको क्या बोलेंगे बच्चे, गैस अवस्था। गैस अवस्था ये क्या होता है, गैस अवस्था क्या होती है, तो अगैस नाइदर possess a definite value nor a definite shape, ठीक है। मतलब देखो जो गैस होती है बच्चे, उसमें आयतन कैसा होगा, नाइदर डेफिनिट वैल्यू नॉर डेफिनिट शेप, मतलब इसमें आकार भी क्या होगा, आकार भी अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, और इसका आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसका आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। ना तो इसमें v डिफिनिट होगा, मतलब ना तो इसमें वॉल्यूम डिफिनिट होगा, और ना ही इसमें शेप डिफिनिट होगी, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो कि तुमने एक बंद कंटेनर लिया है। अब इस बंद कंटेनर में तुमने CO2 गैस भरा, तो CO2 गैस क्या होगी, इस जो कंटेनर है इसका आयतन मान लो V बराबर 500 लीटर का है, मतलब इसे 500 लीटर गैस आ सकती, 500 ml गैस आ सकती है, मतलब कि ml का मतलब गैस का आयतन, 500 ml इस कंटेनर में गैस आ सकती है। तो जो गैस है इस कंटेनर का पूरा आयतन घेर लेगी और इसी का शेप ले लेगी। लेकिन सोचो इसी गैस को निकाल के अगर आप इससे बड़े, मतलब कि V बराबर 600 ml के कंटेनर में गैस भर दो, यही CO2 गैस भर दो, तो यही CO2 गैस इस पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, मतलब 600 ml वैल्यू में पूरी गैस बदल जाएगी, मतलब V भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब इसी गैस को एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया जाए जिसका V कितना होगा, 200 ml। तो अब ये जो CO2 गैस है इसमें भी आके इकट्ठी हो जाएगी, मतलब गैस का ना तो आयतन ही निश्चित है और ना ही आकार निश्चित, मतलब CO2 गैस इसका आकार ले ली, जब इसको डाले तो इसमें इसका आकार ले लिया, और इसमें क्योंकि गैस क्या हो जाती है बच्चे, कंप्रेस्ड हो जाती है। यही रीज़न है कि गैस किसी भी आकार में स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस को किसी भी आकार में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि देखो गैस दूर दूर भी जाती है,
दूर दूर भी चली जाएंगी तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी, गैस पास पास भी आ जाएंगी, तो ये कंप्रेस भी हो सकती है, ठीक है, फ्लो भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है, इसलिए इनका आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का क्लासिफिकेशंस। मुझे देखो अपने क्या पढ़ा है, फिजिकल क्लासिफिकेशंस, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बहुत ही परिकट। नेक्स्ट हमारा जो है तो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण। कैसे करेंगे रासायनिक वर्गीकरण? तो पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना, एक फ्लो चार्ट मीन्स एक ट्री बनाते हैं। ट्री कैसा होगा, देखो जैसे केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है, केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है मैटर का। किसका? मैटर का। ठीक है, तो मैटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आप लोग समझा दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सी बच्चे? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, जो आगे हमने पढ़ लिया है, पीछे में पढ़ लिया। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने पढ़ लिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशंस। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। ये क्या है बच्चे? इसको भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसको भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखो। एक है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ। और एक है बच्चे मिक्सर, मिक्सर मतलब मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस है इसको आगे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व में, और कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक में, ठीक है। इसको तत्व और यौगिक में क्लासिफाइड किया गया है। आगे जो यौगिक है इसको क्लासिफाई किया गया है, यौगिक को क्लासिफाई किया गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसको कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये बच्चे ये अलग से एक यौगिक होते हैं, एक अलग सा रसायन होता है, जैसे कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये अकार्बनिक है जिसको हम अब पढ़ रहे हैं। अकार्बनिक रसायन हमने शुरू कर दिया, कार्बनिक रसायन हम बाद में पढ़ेंगे, जब अकार्बनिक रसायन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अभी जो मिश्रण है बच्चे, इस मिश्रण को भी 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एंड दूसरा क्या है बच्चे? हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ये विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ये समांगी, ये विषमांगी मिश्रण। ये पूरा क्लासिफिकेशन है। तो ओवरऑल हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस में सबसे प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंस के बच्चे पहला है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये बताएगा। प्योर सब्सटेंस में
क्या चीज़ होती है प्योर सब्सटेंस में, क्या होता है, कोई बता सकता है? चलो हम कोशिश करते हैं प्योर सब्सटेंस समझने की। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, देखो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट of single type particles। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? सिंगल टाइप पार्टिकल्स, मतलब एक ही प्रकार के कणों को स्टोर किए रहता है। ठीक है, या कह सकते हैं एक प्रकार के कणों से बना पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना पदार्थ क्या कहलाता है बच्चे? एक ही प्रकार के कणों से बना पदार्थ कहलाता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं शुद्ध पदार्थ में? प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं? देखो तत्व आता है, तत्व को फिर यौगिक आता है। ठीक है, तत्व को अलग से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद तत्व देखो, तत्व ये है, तत्व आता है, यौगिक आता है, तत्व आता है, यौगिक आता है। यौगिक दो प्रकार का होता है, इनऑर्गेनिक यौगिक और ऑर्गेनिक यौगिक। ये है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यौगिक। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तत्व। क्या पढ़ते हैं? तत्व। इसको इंग्लिश में बच्चे एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है बच्चे? मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ एलिमेंट की। द simplest form of a pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substance by ordinary physical or chemical method। ठीक है, ये एलिमेंट के द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर डिकम्पोज इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब क्या है कि एलिमेंट वह प्योर मतलब वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी और दूसरे तत्व में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी और दूसरे तत्व में नहीं बदला जा सकता। मतलब जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि Fe आयरन हो गया, तो Fe को जब काटोगे तो Fe मिलेगा, फिर Fe मिलेगा, फिर Fe मिलेगा, फिर Fe, ऐसे ढेर सारे Fe आयरन मिलकर लोहे का निर्माण करते हैं। सिमिलरली तत्व जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के जो सोना होता है, सोने में सोने Au के परमाणु ही आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, सोने को काटोगे तो सोना ही मिलेगा, लोहे को काटोगे तो लोहा मिलेगा, एल्यूमिनियम को काटोगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा। मतलब कि वो एक ही प्रकार के तत्वों से जो मिलकर बना होता है क्या कहते हैं?
तत्व कहते हैं। और तत्व को ना तो मतलब कि वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही चीज़ों से मिलके बना होता है तत्व। ठीक है, तो ये होगी तत्व की परिभाषा। तत्व जो होता है एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उससे बदला नहीं जा सकता है। जैसे तत्व में क्या आते हैं बच्चे, तत्व को कैटेगराइज किया गया है। तत्व एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है बच्चे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटल्स क्या होता है बच्चे, इसको धातु कहते हैं। धातु क्या होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव बनाता है या धनात्मक बनाता है, धनात्मक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? धातु को बोलते हैं। अधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है, मतलब ऋणात्मक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। मेटलॉइड क्या होता है? जो इवेंट कभी कभी धातु हो जाता है और कभी कभी अधातु की तरीके से व्यवहार करता है, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एस्मी। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चे? ये सब है उपधातु। धातु जैसे, धातु का मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अधातु का मतलब धातु हो गया। अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे हमें सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चे? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। मतलब ये अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए 2, 8 बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्या बना रहा है? Na+, क्योंकि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या है? धातु। पोटेशियम का बच्चे 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1। तो ये भी क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, तो इसलिए ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? K+। तो K+ बनाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो ये क्या है? धातु है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये भी क्या बनाता है? Mg2+। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3। ये बताओ, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? तो ये भी क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्या बना? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कितना प्लस बनाएगा? 3+। Al3+। और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? 3। तो ये भी क्या है बच्चे? एल्यूमिनियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु। समझ में आया? अब यहाँ पे आता है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। अब बताओ, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो क्या करेगा? क्या 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? नहीं, ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? 3, 2, 8 बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बना रहा है बच्चे? N3-। तो एन के ऊपर कितना माइनस हो? 3-। इससे ऑक्सीजन का 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। अब देखो, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बनाएगा? 2, 8। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनाएगा बच्चे? O2-। समझ में आया? इस तरह फ्लोरीन 9, 2, 7। अब बताओ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आसान 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा। क्या बनाएगा? 2, 8। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है? F-। समझ में आया? तो ये बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है? धातु। ये तत्व का क्लासिफिकेशन समझ में आया? देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या बच्चे?
नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे कंपाउंड्स। हेडिंग लागो लिखो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंपाउंड्स मतलब यौगिक। यौगिक क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो यौगिक क्या होता है बच्चे, इसकी परिभाषा देते हैं। a pure substance a pure substance containing two or more than two elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposes into its elements by suitable chemical method समझ में आया क्या है बच्चे? देखो मैं समझाता हूँ। जो यौगिक होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इनटू अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। मतलब कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं विथ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं एक दूसरे से बाई मास के द्वारा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। विच कैन बी डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट सुटेबल, मतलब जिनको उनके तत्वों में एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। जैसे देखो मैं हिंदी बता रहा हूँ कि यौगिक क्या होता है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो तत्व के निश्चित अनुपात से जुड़कर बना होता है। निश्चित अनुपात से जुड़कर बना होता है, पर वह निश्चित अनुपात किस रूप में जुड़ता है, तो द्रव्यमान के रूप में जुड़ता है। किस रूप में? द्रव्यमान के रूप में जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है, प्लस O2 है, और ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? H2O, ठीक है, ये बनाएंगे H2O। अब ये जो H2O बना है, ये H2O के जुड़ने का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, जुड़ने का जो अनुपात है वो क्या है? वो निश्चित है। जैसे मान ली H2O, तो यहाँ पे जल, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चे? 1 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 ग्राम। समझ में आता है? तो अब देखो यहाँ पे जब इनका अनुपात निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे हाइड्रोजन, नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन। लेकिन जल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 1। तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2/16 इकट्ठे कर तो 1:8। मतलब जो जल है, जल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन 1 गुना और ऑक्सीजन 8 गुना। मतलब ये अपने भारानुसार, हाइड्रोजन अपने भारानुसार 1 गुना और ऑक्सीजन अपने भारानुसार 8 गुना। हाइड्रोजन अपने भारानुसार 1 गुना और ऑक्सीजन अपने भारानुसार 8 गुना जब जुड़ेंगे तभी ही जल का निर्माण होगा, अदरवाइज जल का निर्माण नहीं होगा। तो जो यौगिक होता है, यौगिक में जो तत्व जुड़ते हैं आपस में एक निश्चित भार के अनुसार जुड़ते हैं। किसके? एक निश्चित भार के अनुसार जुड़ते हैं।
एक निश्चित भार के अनुसार जोड़ते हैं। जैसे जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2 बन गया CO2। ठीक है, अब ये जो C+O2 बना CO2, तो कार्बन ऊपर रखेंगे, नीचे 2x1, दो ऑक्सीजन 2x1। अब इनका भार अनुपात निकल, कार्बन का 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 2x16 होता है, तो 12/32 हो जाएगा, कट जाएगा 6 बट्टे देखो 6 दूने 12 और 16 दूने 32, 16 कट जाएगा, 3 दूने 6, 8 दूने 16, 3:8। मतलब यहाँ पे जो CO2 है उसमें कार्बन 3 ग्राम भारानुसार जुड़ेगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम भारानुसार जुड़ेगा, तब जाके CO2 गैस बनेगी। यही है ऑक्सीजन और कार्बन के जुड़ने का प्रोपोर्शन। ये क्या है, निश्चित भारानुसार कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने का तरीका और यौगिक का निर्माण करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे जो यौगिक होता है बच्चे, यौगिक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है? कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है? जो कार्बनिक यौगिक होता है बच्चे, वो कहाँ पे मिलता है आपको? जिससे जो कार्बनिक डाल लेते हैं, अकार्बनिक, ये है कार्बनिक है, ये है अकार्बनिक। तो पहले लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे? these are the compounds which are obtained from non-living sources। ठीक है, जो कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेस, मतलब कि निर्जीव से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे बच्चे चट्टान से जो यौगिक मिलता है वो भी क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खनिज, जितने सारे खनिज है वो सभी क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक। मतलब जो नॉन लिविंग, जो निर्जीव से जो भी चीज़ें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है बच्चे? These are compounds which are obtained from living sources। मतलब जो लिविंग सोर्सेस, मतलब जो सजीव से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। जैसे जो प्लांट से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है, जैसे एनिमल से क्या मिलता है? यूरिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, प्लांट्स से क्या मिलता है? C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है बच्चे? कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे इसके चट्टान से जैसे HCl मिल गया हमें, ठीक है, खनिज जैसे Fe मिल गया, ठीक है, लोहा मिल गया,
एल्युमिनियम मिल गया, जिंक मिल गया, कॉपर मिल गया, ठीक है, ZnCO3 मिल गया, H2SO4 मिल गया, CaCO3 मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट चूना है तो पत्थर से ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के बात करूँ तो बताना मेरे को, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि MgCO3 बताओ ये क्या है, कार्बनिक या अकार्बनिक? तो आप कहोगे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट भू पट्टी मतलब जमीन के नीचे मिलती है, चट्टान के नीचे मिलता है। इसका मतलब एक क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यूरिया, यूरिया क्या है, कार्बनिक या कार्बनिक, मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? तो आप कहोगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि किसमें मिलता है, ह्यूमन के यूरिन में मिलता है, मतलब कि मनुष्य के पेशाब में मिलता है यूरिया, इसलिए क्या है, कार्बनिक है। ग्लूकोज C6H12O6 ये कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। तो ये भी क्या है बच्चे, ग्लूकोज प्लांट्स में मिलता है। तो ये भी क्या है, सजीव है, तो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, मतलब कार्बनिक होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बच्चे कहाँ मिलता है, चट्टान में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, चट्टान में मिलता है, ठीक है। H2SO4 कहाँ मिलता है बच्चे, पहाड़ों या फिर लैंड वर्षा होती है उसमें मिलता है। तो इसको, ये सारी क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो बहुत सारी कैटेगराइज को कैटेगराइज किया गया है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये आज का हमारा था सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स देखे हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले दो टॉपिक हमारी छुट्टी है, समांगी और विसमांगी मिश्रण, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम हेड लेते हैं मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, कोई बताएगा? देखो मिश्रण क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन, a combination of two or more, a combination of two or more elements or compounds in any proportion, so that the components do not lose their identity। समझ में आया? A combination of two or more एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण, या फिर कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, जिसमें वो किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं एक दूसरे से, एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में उनको घोला जाता है और घोल के वो एक सॉल्यूशंस बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पानी और नमक का मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण, या फिर जिंक प्लस सल्फर का मिश्रण, ये सारे बहुत सारे मिश्रण होता है। या खाद में आप जो मिलाते हो, फिटकरी वगैरह मिला के डालते हो, वो सब मिक्सर। बहुत प्रकार की सब्जी बनाते हो उसमें मिक्सर डालते हो, ठीक है। ये सारे मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होता है, समांगी और विसमांगी। तो हम लोग पढ़ते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बच्चे? मिक्सचर, 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 मिक्सचर is said to be homogeneous. A mixture said to be homogeneous if it has a uniform
कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, मतलब एक ऐसा मिश्रण होमोजेनियस कहलाता है जिसमें कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक समान से फैले होते हैं। मतलब जो कंपोनेंट होते हैं मिश्रण का संगठन एक समान रूप से पूरे मिश्रण में फैला रहता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण का संगठन एक रूप से पूरे मिश्रण में फैला होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एयर, हवा समान रूप से एक दूसरे में फैली हुई सेम प्रोपोर्शन में, और जैसे पानी प्लस नमक का मिश्रण। देखो पानी में नमक पूरी मिक्सचर में एक समान रूप से फैल जाते हैं, एक प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं। ठीक है, और जैसे जल और चीनी का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, ये इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है बच्चे? A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not यूनिफॉर्म। मतलब कि एक ऐसा मिश्रण जिसके संगठन एक दूसरे में समान रूप से नहीं फैले होते हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बच्चे मिट्टी और जल का मिश्रण। देखो मिट्टी क्या होती है? जो मिट्टी को मिक्स उसकी पेदी में बैठ जाती है और जल ऊपर हो जाता है, मतलब अलग अलग मिश्रण बनता है, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांगी मिश्रण। बस वाक्य के कल मिले थे। थैंक यू बच्चे। देखो अपने अब क्या पढ़ा है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब भौतिक वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारा जो है तो क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण। कैसे करेंगे रासायनिक वर्गीकरण? तो पहले हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ना। एक फ्लो चार्ट मीन्स एक ट्री बनाते हैं। ट्री कैसा होगा? देखो जैसे केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है? केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है मैटर का। किसका? मैटर का। ठीक है, तो मैटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आप लोग समझा दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से बच्चे? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, जो आगे हमने पढ़ लिया है, पीछे में पढ़ लिया। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने पढ़ लिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन।
केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण, ये क्या है बच्चे, इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखो। एक है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब शुद्ध पदार्थ, और एक है बच्चे मिक्सर, मिक्सर मतलब मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस है इसको आगे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व में, और कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक में, ठीक है। इसको तत्व और यौगिक में क्लासिफाइड किया गया है। आगे जो यौगिक है इसको क्लासिफाई किया गया है, यौगिक को क्लासिफाई किया गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है बच्चे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसको कहते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो ये बच्चे ये अलग से एक यौगिक होते हैं, एक अलग सा रसायन होता है, जैसे कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये अकार्बनिक है जिसको हम अब पढ़ रहे हैं। अकार्बनिक रसायन हमने शुरू कर दिया, कार्बनिक रसायन हम बाद में पढ़ेंगे, जब अकार्बनिक रसायन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अभी जो मिश्रण है बच्चे, इस मिश्रण को भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एंड दूसरा क्या है बच्चे, हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ये विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ये समांगी, ये विषमांगी मिश्रण, ये पूरा क्लासिफिकेशन है। तो ओवरऑल हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस में सबसे प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंस में बच्चे पहला है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये बताएगा। प्योर सब्सटेंस में क्या चीज़ें होती है, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, कोई बता सकता है? चलो हम कोशिश करते हैं प्योर सब्सटेंस समझने की, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस देखो, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस consist of single type particles। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, सिंगल टाइप पार्टिकल्स, मतलब एक ही प्रकार के कणों को स्टोर किए रहता है, ठीक है। या कह सकते हैं एक प्रकार के कणों से बना पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से बना पदार्थ क्या कहलाता है बच्चे, एक ही प्रकार के कणों से बना पदार्थ कहलाता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं, देखो तत्व आता है, तत्व को, फिर यौगिक आता है, ठीक है। तत्व को अलग से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद तत्व देखो, तत्व ये है, तत्व आता है, यौगिक आता है, तत्व आता है, यौगिक आता है। यौगिक दो प्रकार का होता है, इनऑर्गेनिक यौगिक और ऑर्गेनिक यौगिक। ये है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यौगिक। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, तत्व। क्या पढ़ते हैं, तत्व। इसको इंग्लिश में बच्चे एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तत्व इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है,
एलिमेंट क्या होता है बच्चे, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ एलिमेंट की। द सिंपलेस्ट form the simplest form of a pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substance by ordinary physical or chemical method। ठीक है, ये एलिमेंट के द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर डिकम्पोज इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कह रहे हैं कि एलिमेंट वह प्योर मतलब वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी और दूसरे तत्व में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी और दूसरे तत्व में नहीं बदला जा सकता। मतलब जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि Fe आयरन हो गया, तो Fe को जब काटोगे तो Fe मिलेगा, फिर Fe मिलेगा, फिर Fe मिलेगा, फिर Fe, ऐसे ढेर सारे Fe आयरन मिलकर लोहे का निर्माण करते हैं। सिमिलरली तत्व जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के जो सोना होता है, सोने Au के परमाणु ही आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, सोने को काटोगे तो सोना ही मिलेगा, लोहे को काटोगे तो लोहा मिलेगा, एल्यूमिनियम को काटोगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा। मतलब कि वो एक ही प्रकार के तत्वों से जो मिलकर बना होता है क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व को ना तो मतलब कि वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही चीज़ों से मिलकर बना होता है तत्व। ठीक है, ये होगी तत्व की परिभाषा। तत्व जो होता है एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उससे बदला नहीं जा सकता है। जैसे तत्व में क्या आते हैं बच्चे, तत्व को कैटेगराइज किया गया है। तत्व एलिमेंट जो होता है बच्चे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स क्या होता है बच्चे, इसको धातु कहते हैं। धातु क्या होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव बनाता है या धनात्मक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, धातु को बोलते हैं। अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, निगेटिव बनाता है, मतलब ऋणात्मक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। मेटलॉइड क्या होता है, जो इवेंट कभी कभी धातु हो जाता है और कभी कभी अधातु की तरीके से व्यवहार करता है, उसे क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एस्मी। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चे, ये सब है उपधातु। धातु जैसे, धातु का मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अधातु का मतलब धातु हो गया।
अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे हमें सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चे? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, मतलब ये अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए 2, 8 बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्या बना रहा है? Na+, क्योंकि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या है? धातु। पोटेशियम का बच्चे 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1। तो ये भी क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, तो इसलिए ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? K+। तो K+ बनाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो ये क्या है? धातु है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये भी क्या बनाता है? Mg2+। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 3। ये बताओ, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? तो ये भी क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्या बना? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कितना प्लस बनाएगा? 3+, Al3+। और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा? 3। तो ये भी क्या है बच्चे? एल्यूमिनियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु। समझ में आया? अब यहाँ पे आते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। अब बताओ, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो क्या करेगा? क्या 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? नहीं, ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? 3, 2, 8 बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बना रहा है बच्चे? N3-। तो एन के ऊपर कितना माइनस हो? 3-। इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। अब देखो, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या बनाएगा? 2, 8। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनाएगा बच्चे? O2-। समझ में आया? इस तरह फ्लोरीन 9, 2, 7। अब बताओ, यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लेना। क्या बनाएगा? 2, 8। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है? F-। समझ में आया? तो ये बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है? धातु। ये तत्व का क्लासिफिकेशन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या बच्चे? नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे कंपाउंड्स। हेडिंग लागो, लिखो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब यौगिक। यौगिक क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, यौगिक क्या होता है बच्चे, इसकी परिभाषा देखते हैं। A pure substance, a pure substance containing, pure substance containing two or more than two elements, combined together in a definite proportion, by mass, and which can be decomposes into its elements by suitable chemical method, समझ में आया? क्या है बच्चे? देखो मैं समझाता हूँ।
जो यौगिक होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इनटू अ डेफिनेट फॉर्मूला। मतलब कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं विथ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं एक दूसरे से बाई मास, मास के द्वारा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं विच कैन बी डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट सुटेबल। मतलब जिनको उनके तत्वों में एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। जैसे देखो मैं हिंदी बता रहा हूँ कि यौगिक क्या होता है। यौगिक यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो तत्व के निश्चित 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 अनुपात निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात से जुड़कर बना होता है। निश्चित अनुपात से जुड़कर बना होता है, पर वह निश्चित अनुपात किस रूप में जुड़ता है, तो द्रव्यमान के रूप में जुड़ता है। किस रूप में, द्रव्यमान के रूप में जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है, प्लस O2 है, और ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O, ठीक है, क्या बनाएंगे, H2O। अब ये जो H2O बना है, ये H2O के जुड़ने का जो प्रोपोर्शन है, जुड़ने का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, जुड़ने का जो अनुपात है वो क्या है, वो निश्चित है। जैसे मान लें H2O, तो यहाँ पे जल, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चे, 1 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 ग्राम, समझ में आता है। तो अब देखो यहाँ पे जब इनका अनुपात निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे हाइड्रोजन, निचले लिखेंगे ऑक्सीजन, लेकिन जल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, ऑक्सीजन कितना होता है, 1, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2/16 इकट्ठे कर तो 1:8। मतलब जो जल है, जल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन 1 गुना और ऑक्सीजन 8 गुना। मतलब ये अपने भारानुसार, हाइड्रोजन अपने भारानुसार 1 गुना और ऑक्सीजन अपने भारानुसार 8 गुना। हाइड्रोजन अपने भारानुसार 1 गुना और ऑक्सीजन अपने भारानुसार 8 गुना जब जुड़ेंगे तभी ही जल का निर्माण होगा, अदरवाइज जल का निर्माण नहीं होगा। तो जो यौगिक होता है, यौगिक में जब तत्व जुड़ते हैं आपस में एक निश्चित भार के अनुसार जुड़ते हैं, किसके, एक निश्चित भार के अनुसार जुड़ते हैं, एक निश्चित भार के अनुसार जुड़ते हैं। जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2 बन गया, CO2, ठीक है। अब ये जो C+O2 बना CO2, तो कार्बन ऊपर रखेंगे, नीचे 2 गुणे 1, 2 ऑक्सीजन 2 गुणे 1। अब इनका भारानुपात निकल, कार्बन का 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 2 गुणे 16 होता है, तो 12/32 हो जाएगा, कट जाएगा 6 बट्टे देखो 6 दूना 12 और 16 दूना 32, 16 कट जाएगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3:8। मतलब यहाँ पे जो CO2 है उसमें कार्बन 3 ग्राम भारानुसार जुड़ेगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम भारानुसार जुड़ेगा, तब जाके CO2 गैस बनेगी। यही है ऑक्सीजन और कार्बन के जुड़ने का प्रोपोर्शन। ये क्या है, निश्चित भारानुसार कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने का तरीका और यौगिक का निर्माण करना है, ठीक है, समझ में आया, ओके। आगे जो यौगिक होता है बच्चे, यौगिक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है बच्चे, वो कहाँ पे मिलता है आपको,
दिस इज अ कार्बनिक डाल लेते हैं, अकार्बनिक ये है, ये कार्बनिक है, ये है अकार्बनिक। तो मैंने लिखो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे? these are the compounds, these are the compounds which are obtained from non living sources। ठीक है, जो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेस, मतलब कि निर्जीव से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे बच्चे चट्टान से जो यौगिक मिलता है वो भी क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खनिज, जितने सारे खनिज है वो सभी क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक। मतलब जो नॉन लिविंग, जो निर्जीव से जो भी चीज़ें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है बच्चे? these are compounds which are obtained from living sources। मतलब जो लिविंग सोर्सेस, मतलब जो सजीव से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। जैसे जो प्लांट से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है, जैसे एनिमल से क्या मिलता है? यूरिया। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, प्लांट्स से क्या मिलता है? C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है बच्चे? कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे इसके चट्टान से जैसे HCl मिल गया हमें। ठीक है, खनिज जैसे Fe मिल गया, ठीक है, लोहा मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, जिंक मिल गया, कॉपर मिल गया, ठीक है, ZnCO3 मिल गया, H2SO4 मिल गया, CaCO3 मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट चूना है तो पत्थर से ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के बताऊँ, तुम बताना मेरे को। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि MgCO3 बताओ ये क्या है? कार्बनिक या अकार्बनिक? तो आप कहोगे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट भूपटल मतलब जमीन के नीचे मिलती है, चट्टान के नीचे मिलता है। इसका मतलब ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यूरिया क्या है? कार्बनिक या कार्बनिक? मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? तो आप कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि किसमें मिलता है? ह्यूमन के यूरिन में मिलता है, मतलब कि मनुष्य के पेशाब में मिलता है यूरिया, इसलिए क्या है? कार्बनिक है। ग्लूकोज C6H12O6 ये कहाँ मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। तो ये भी क्या है बच्चे? ग्लूकोज प्लांट्स में मिलता है। तो ये भी क्या? सजीव है, तो ये भी क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, मतलब कार्बनिक होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बच्चे कहाँ मिलता है? चट्टान में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? चट्टान में मिलता है। ठीक है, H2SO4 कहाँ मिलता है बच्चे? पहाड़ों या फिर रेड बाद वर्षा होती है उसमें मिलता है। तो इसको ये सारी क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो बहुत सारी कैटेगराइज को कैटेगराइज किया गया है इस लेवल के। ठीक है, तो ये आज का हमारा था सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स देखे हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले दो टॉपिक हमारी छुट्टी है, समांगी
और विषमांगी मिश्रण, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम हेड लेते हैं मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है, कोई बताएगा? देखो मिश्रण क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more, a combination of two or more elements or compounds in any proportion, so that the components do not lose their identity। समझ में आया? A combination of two or more एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण, या फिर कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, जिसमें वो किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं एक दूसरे से, एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में उनको घोला जाता है और घोल के वो एक सॉल्यूशंस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पानी और नमक का मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण, या फिर जिंक प्लस सल्फर का मिश्रण, ये सारे बहुत सारे मिश्रण होता है। या खाद में आप जो मिलाते हो, फिटकरी वगैरह मिला के डालते हो, वो सब मिक्सर। बहुत प्रकार की सब्जी बनाते हो, उसमें मिक्सर डालते हो। ठीक है, ये सारे मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होता है, समांगी और विषमांगी। तो हम लोग पढ़ते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर बच्चे, मिक्सचर, 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 mixture is said to be homogeneous. A mixture said to be homogeneous if it has a uniform composition, throughout। मतलब एक ऐसा मिश्रण होमोजीनियस कहलाता है जिसमें कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में एक समान से फैले होते हैं। मतलब जो कंपोनेंट होते हैं मिश्रण का संगठन एक समान रूप से पूरे मिश्रण में फैला रहता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण का संगठन एक रूप से पूरे मिश्रण में फैला होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एयर, हवा समान रूप से एक दूसरे में फैली हुई सेम प्रोपोर्शन से। और जैसे पानी प्लस नमक का मिश्रण, देखो पानी में नमक पूरी मिक्सचर में एक समान रूप से फैल जाते हैं, एक प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं। ठीक है, और जैसे जल और चीनी का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ये इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है बच्चे? अ मिक्सचर
A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not यूनिफॉर्म। मतलब कि एक ऐसा मिश्रण एक ऐसा मिश्रण जिसके संगठन एक दूसरे में समान रूप से नहीं फैले होते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बच्चे मिट्टी और जल का मिश्रण, देखो मिट्टी क्या होती है, जब मिट्टी को मिक्सर उसकी पेदी में बैठ जाती है और जल ऊपर हो जाता है, मतलब अलग अलग मिश्रण बनता है, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण। बस वाक्य के कल मिलेंगे। थैंक यू।